नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंत कहानी की नई कड़ी में। आज का कंत बालक हमारे अपने मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो शुरू करती हूँ। बालक। गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वह अपने आप को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे नौकर और खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता। वह शायद मुझसे पैर छुआने की आशा रखता है। मेरा जूठा ग्लास कभी हाथ से नहीं छूटा और ना मेरी कभी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहूं। जब मैं पसीने से तर होता हूं और वहां कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप ही आप पंखा उठा लेता है, लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी ना जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूँ। उग्र स्वभाव का मनुष्य है। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो, पर नौकर और खिदमतगार के साथ बैठना शायद वह अपमानजनक समझता है। मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। आश्चर्य यह है कि उसे भंग बूटी से प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्यों में एक असाधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते नहीं देखा। बिल्कुल निर्जर है, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा सेवा करे। और क्यों ना चाहे, जब पुरखों की पैदा की हुई संपत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाए हुए हैं और उसी शान से मानो खुद पैदा किए हों, तो वहां क्यों इस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे जो उसके पुरखों ने संचय किया था। यहाँ उसकी बपौती है। मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि मैं अपने नौकर से बहुत कम बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक मैं खुद ना पुकारूं कोई मेरे पास ना आए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि जरा सी बातों के लिए नौकरों को आवाज देता रहूं। मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उड़ेल लेना, अपना लैंप जला लेना, अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज्यादा सरल मालूम होता है कि हिंगन और मेकू को पुकारूं। इससे मुझे अपनी सुरक्षा और आत्मविश्वास का बोध होता है। नौकर भी मेरे स्वभाव से परिचित हो गए हैं और बिना जरूरत मेरे पास बहुत कम आते हैं। इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये लोग जब आते हैं तो पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए। मुझे ये दोनों बातें ही अत्यंत अप्रिय हैं। मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता हूँ और बीच में जब कोई कुछ मांगता है तो क्रोध आता है। कौन 2-2, 4-4 रुपयों का हिसाब रखता फिरे। फिर जब किसी को महीने भर की पूरी मजदूरी मिल गई तो उसे क्या हक है कि उसे 15 दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले। और शिकायतों से तो मुझे घृणा है। मैं शिकायतों को दुर्बलता का प्रमाण समझता हूँ। मैंने माथा सिकोड़कर कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। गंगू ने तीखे अभिमान ही मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता, कुछ ऐसी याचना, कुछ ऐसा संकोच था कि मैं चकित हो गया। ऐसा जान पड़ा कि वह कुछ जवाब देना चाहता है मगर शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैंने जरा नम्र होकर कहा, आखिर क्या बात है, कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो यह मेरे टहलने का समय है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने निराशा भरे स्वर में कहा, तो आप हवा खाने जाएं, मैं फिर आऊं। यह अवस्था और भी चिंताजनक थी। इस जल्दी में तो वह क्षण में अपना वृतांत कह सुनाएगा। वह जानता है कि मुझे ज्यादा अवकाश नहीं है। दूसरे अवसर पर तो दुष्ट घंटों रोएगा। मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो वो शायद कुछ काम समझता हो, लेकिन विचार को, जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है, वह मेरे विश्राम का समय समझता है। वह उसी वक्त आकर मेरे सर पर सवार हो जाएगा। मैंने निर्दयता के साथ कहा, क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो? मैं पेशगी नहीं देता। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगा। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से चिढ़ है। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। गंगू ने अपना दिल मजबूत किया। उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था मानो वहां कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा है और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मुझे आप छुट्टी दे दें, मैं आपकी नौकरी अब न कर सकूंगा। यहाँ इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा।
मेरे आत्म अभिमान को चोट लगी। मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ, अपने नौकरों से कभी कटु वचन नहीं कहता, अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्यान में रखने की चेष्टा करता हूँ, तब मैं इस प्रस्ताव पर क्यों ना चकित हो जाता। कठोर स्वर में बोला, क्यों, क्या शिकायत? आपने तो हुजूर जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वैसा क्या कोई पाएगा, लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे। मेरे दिल में उलझन पैदा हुई, जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई। आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम तो पहेलियां पढ़वा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या मामला है? गंगू ने बड़ी विनम्रता से कहा, बात यह है, वह स्त्री जो अभी विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वह गोमती देवी। वह चुप हो गया। मैंने अधीर होकर कहा, हाँ निकाल दी गई है, तो फिर तुम्हारी नौकरी से उसका क्या संबंध? गंगू ने जैसे अपने सिर का भारी बोझ जमीन पर पटक दिया। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं बाबूजी। मैं आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगा। वह पुराने विचारों का पोंगा ब्राह्मण, जिसे नई सभ्यता की हवा तक न लगी, उस कुल्टा से विवाह करने जा रहा है, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी न रखने देगा। गोमती ने मोहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। कई साल पहले वह विधवा आश्रम में आई थी। 3 बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह करा दिया था, पर हर बार वह महीने 15 दिन के बाद भाग आती थी। यहाँ तक कि आश्रम के मंत्री ने अब की बार उसे आश्रम से निकाल दिया था। तब से वह इसी मोहल्ले में एक कोठरी लेकर रहती थी और सारे मोहल्ले के आवारा लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई थी। मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी। इस गधे को सारी दुनिया में कोई स्त्री ही न मिलती थी जो इससे विवाह करने जा रहा है। जब वह 3 बार पतियों के पास से भाग आई तो इसके पास कितने दिन रहेगी? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात भी थी, शायद साल 6 महीने टिक जाती। यहाँ तो निपट आंख का अंधा है, 1 सप्ताह भी तो निभाना होगा। मैंने चेतावनी के भाव से पूछा, तुम्हें इस स्त्री की जीवन कथा मालूम है? गंगू ने आंखों देखी बात की तरह कहा, सब झूठ है सरकार। लोगों ने हक नाहक उसको बदनाम कर दिया है। क्या कहते हो? 3 बार अपने पत्नियों के पास से भाग नहीं आई? उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो क्या करती? कैसे बुद्धि आदमी हो, कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है इसलिए कि औरत को निकाल दे। गंगू ने भावुकता से कहा, जहां प्रेम नहीं है हुजूर, वहां कोई दूसरी नहीं रह सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है। वे लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बड़ा एहसान किया है। चाहते होंगे कि तन मन से वह उनकी हो जाए, लेकिन दूसरों को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका बन जाना पड़ता है हुजूर। यह बात है। फिर उसे एक बीमारी भी है, उसे कोई भूत लगा हुआ है। वह कभी कभी बक झक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे? मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, समझ लो जीवन कड़वा हो जाएगा। गंगू ने शहीदों के से आवेश से कहा, मैं तो समझता हूं मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी। मैंने जोर देकर पूछा, तो तुमने तय कर लिया है? हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूं। मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे उसे मैं अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या समझता हूं। आए दिन बखेड़े होंगे, नई नई उलझने पैदा होंगी। कभी पुलिस दौड़ लेकर आएगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे। संभव है चोरी की वारदातें भी हो। इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा है। गंगू भूख से पीड़ित प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी जुटी है, सूखी हुई है, खाने योग्य नहीं है, इसकी उसे परवाह नहीं। उसकी विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था। मैंने उसे अलग कर देने में ही अपनी कुशल समझी। 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था और
उसी मोहल्ले में एक खपरेल का मकान लेकर रहता था। अब चाट का ठेला लगाकर गुजर बसर करता था। मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता तो मैं उसका हालचाल पूछता। मुझे उसके जीवन से विशेष अनुराग हो गया था। जहां एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा थी, सामाजिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक भी। मैं देखना चाहता था इसका परिणाम क्या होता है। मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता। समृद्धि और निश्चिंतता के मुख्य पर जो एक तेज और स्वभाव में जो एक आत्मसम्मान पैदा होता है, यह प्रत्यक्ष दिखाई देता था। रुपए 20 आने की रोज बिक्री हो जाती थी। इसमें लागत निकालकर 8-10 आने बच जाते थे। यही उसकी जीविका थी। किंतु इसमें किसी देवता का वरदान था, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्यों में जो निर्लज्जता और विभिन्नता पाई जाती है, इसका वहां चिन्ह तक न था। उसके मुख पर आत्म विकास और आनंद की झलक थी, जो चित्त की शांति से ही आ सकती है। तो ये था दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बालक का भाग 1। भाग 2 के साथ मैं बहुत जल्द ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिए।